हम लोगों ने कल टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित राजस्थानी शैली पे चर्चा किया था। अब तक 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम लोगों ने कल हड़ौती शैली का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा अगला बिंदु है मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली जो उपशैलियां हैं उनको भी बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल यादव है। तो दोस्तों, आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये पूर्णतः निःशुल्क बैच है जो कि टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित, जो कि आज पिछले काफी दिनों से चल रही है, और हम इस पे लगभग 50% सिलेबस आपका कवर कर चुके हैं। बस इसके राजस्थानी शैली के बाद हम थोड़ा सा पहाड़ी शैली पे चर्चा करेंगे, और पहाड़ी शैली के बाद हम चर्चा कर लेंगे किस पे, सीधा आ जाएंगे समकालीन एवं आधुनिक चित्रकार या कलाकारों पे। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन हम लोगों ने, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, आपको सब आता भी है, बस रिवीजन करना है आपको। तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको देखिएगा। हम लोग बात कर लें राजस्थानी शैली की। किसकी? राजस्थानी शैली या चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत 4 वर्गों में इस शैली को विभक्त किया गया: हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। इन सभी चारों शैलियों के अंतर्गत कुछ उपशैलियां हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में हाड़ौती शैली से स्टार्ट किया था, तो हाड़ौती शैली के पढ़ा था। हाड़ौती शैली के अंतर्गत आने वाली उपशैली कोटा, बूदी, झालावाड़ या झालावाड़, जिसका अध्ययन हम लोगों ने कल की वीडियो में कर लिया था। आज अगला बिंदु है हमारा मेवाड़ शैली। इसी राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक दूसरा भाग है, दूसरा वर्ग है, दूसरा प्रकार है। क्या है? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली के अंतर्गत कुछ उपशैलियां आती हैं। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली उपशैलियां जैसे उदयगढ़, नाथद्वारा, उदयगढ़, नाथद्वारा, इसी में आपका चित्तौड़ भी आ जाता है, इसी में शाहपुरा भी आ जाता है, इसी में आपका जो है ये उदयपुर आ जाता है, नाथद्वारा आ जाता है, शाहपुरा आ जाता है, देवगढ़ आ जाता है, चित्तौड़ भी इसी में शामिल कर सकते हैं आप। लेकिन प्रमुख रूप से आपको यही देवगढ़, नाथद्वारा और उदयगढ़, या इसी को आप उदयपुर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्या लिख सकते हैं? उदयपुर, उदयपुर। ये 3 उपशैलियां हैं। ये जो 3 उपशैलियां हैं, ये उपशैलियां किस शैली की उपशैलियां हैं? ये आपके जो है मेवाड़ शैली की उपशैली है। तो दोस्तों, हम पहले मेवाड़ शैली के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। और मेवाड़ शैली के बाद तो हम इसके बाद इसके अंतर्गत आने वाली जो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ उपशैलियां हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है आपके टीजीटी पीजीटी में, या कोई भी प्रतियोगी भाई बहन हमारा कोई भी परीक्षा कला विषय से देना चाहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS, मतलब कुछ भी हो, अगर कला विषय से संबंधित है तो। चलिएगा, देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन सी शैली के बारे में? मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली के बारे में सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इस मेवाड़ शैली की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है, किस क्षेत्र में है मेवाड़ शैली पनपी, बढ़ी, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, किस क्षेत्र में, इसका प्रमुख केंद्र क्या रहा, इसके प्राचीन नाम क्या रहे, इस काल का कौन सा शासक हीरो रहा। हीरो कहने का मतलब किस शासक के काल में, कौन से राजा के काल में यह अपने चरम को प्राप्त करती है शैली, या बहुत अच्छे अच्छे नमूने देखने को मिलते हैं। तो आदि सब बातों पे हम बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत ही आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा दोस्तों। आइएगा, देखिएगा मेवाड़ शैली, हम सबसे पहले इसकी स्थिति की बात कर लें।
स्थिति। तो स्थिति की बात कर लें तो अगर हम मेवाड़ शैली के स्थिति की बात कर लें तो इसकी स्थिति हम जान लें कि आप देखेंगे एक पर्वतमाला है अरावली नाम से, जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला कोई है तो वही अरावली है। और वही अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में मेवाड़, जो कि 1948 में राजस्थान में विलय हो जाता है। राजस्थान में विलय हो जाता है सन 1948 ईस्वी में। वही वर्तमान में जो चित्तौड़, भीलवाड़ा, जो चित्तौड़ है राजस्थान का एक जिला है, चित्तौड़ है, आपका भीलवाड़ा है, ये जिले जो हैं यही जो जहां मेवाड़ जो क्षेत्र है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में है, उसको जब राजस्थान में शामिल कर दिया गया और राजस्थान का जब जिला बनाया गया तो एक जिला जो है चित्तौड़ नाम से आज के समय में जाना जाता है। किस नाम से? चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। एक आपका उदयपुर के नाम से जाना जाता है, एक भीलवाड़ा नाम से जाना जाता है। यही इसकी स्थिति है जो कि राजस्थान के दक्षिण दिशा में पड़ती है, जो मेवाड़ है। और वहां पे पनपने वाली शैली, जो विकसित हुई शैली, उसी को उस स्थान के नाम यानी मेवाड़ के नाम से शैली जोड़ दिया गया और कह दिया गया मेवाड़ शैली। तो ये इसकी स्थिति की बात हो गई। अगर हम इसका प्रमुख केंद्र जान लें, प्रमुख केंद्र, तो इस मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र मेरे भाई उदयपुर रहा है। कौन सा स्थान रहा है? उदयपुर इस मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन? उदयपुर। और महाभारत काल में इसे मध्यबिका कहा जाता था। महाभारत काल में, महाभारत काल में मेवाड़ को मध्यमिका नाम से जाना जाता था। चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रमुख केंद्र आपका कहाँ है? उदयपुर है। कहाँ पर है? उदयपुर है। आप देखेंगे अगर इसके प्राचीन नाम की बात कर लें, प्राचीन नाम जैसे शिव विदेश आपका एक प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम? इसी मेवाड़ शैली का प्राचीन नाम। इस मेवाड़ का प्राचीन नाम एक बहुत ही प्यारा नाम है, शिवी। क्या है? शिवदेश। शिवदेश बहुत ही विख्यात। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मेवाड़ शैली का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो शिवदेश सबसे प्राचीन नाम है। और अन्य भी नाम है, जैसे मीरत है, प्रागवाद है, प्रागवाद के बाद मीरत है, मेदपाट है। जैसे मेदपाट है, एक मीरत है, मीरत है, मेद पाठ है। ये जो मेदपाट नामक ये प्राचीन नाम है, ये शिवदेश हो, मीरत हो, मेदपाट हो, इस शैली के ये जो मारवाड़ी शैली है, या मारवाड़ी कह रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, मेवाड़, ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवदेश है, मीरत है, मेदपाट है। मेदपाट है। चलिए, पट नहीं है, पाठ है, ये यहाँ पर पाठ है। चलिए, ये जो इसका प्राचीन नाम मेवाड़ का मेदपाट है, इस क्षेत्र में एक मेर नाम की जाति रहती थी और बहुत ही प्रभावशाली उस क्षेत्र पर जाति थी, मेर नाम की। और उसी मेर का संशोधन मेदपाट है और इसी मेदपाट का संशोधन बाद में मेवाड़ हो जाता है, जिसे आज हम मेवाड़, उस समय मेवाड़ के नाम से जानते थे। तो किस क्रम में इसका नाम मेवाड़ पड़ा, ये आपके सामने रहा। और अगर राजस्थानी शैली की बात कर ली जाए तो राजस्थानी शैली का मुख्य विकास केंद्र यही मेवाड़ शैली ही माना जाता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ शैली ही राजस्थानी चित्रकला का मुख्य आधार रहा है। यहीं से मानी जाती है राजस्थानी शैली का जो है पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, एक अच्छा स्वरूप और मेच्योरिटी मिलती है, परिपक्वता इस शैली को मिलती है। और स्थापना, अगर हम स्थापना की बात कर लें, इस शैली की स्थापना के बारे में बात कर लें, स्थापना तो 728 ईस्वी में
728 ईस्वी में बापा रावल के द्वारा इसकी स्थापना होती है मेवाड़ राज्य की। मेवाड़ के संस्थापक बापा रावल हैं। इन्होंने इसकी स्थापना सन 728 ईस्वी में किया था। ध्यान दीजिएगा, 728 में बापा रावल के द्वारा इस मेवाड़ की स्थापना की जाती है, जिसकी स्थिति कहां पर है? आज के राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो शासक थे, जिनके आधार पर इस शैली का बहुत अच्छा खासा विकास हुआ, उस शासक में एक नाम आता है, जिनका नाम है, क्या नाम है? महाराणा कुंभा या राणा कुंभा कह लीजिए आप। महाराणा कुंभा बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा शासक है इस शैली का, इस क्षेत्र का। महाराणा कुंभा जो था बच्चों, इसके समय में चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह स्थापत्य कला हो, दोनों का ही स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? इस महाराणा कुंभा के काल को। महाराणा कुंभा इस मेवाड़ शैली या मेवाड़ क्षेत्र का हीरो माना जाता है। इसी के काल में मेवाड़ शैली अपने चरम को एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके काल में अच्छा खासा विकास करती है शैली, और यह क्षेत्र भी खूब विकसित होता है, मेवाड़ का जो क्षेत्र था। और इतिहास एवं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है इस महाराणा कुंभा के काल को। यह अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि महाराणा कुंभा के बारे में, यह बहुत बड़ा संगीतज्ञ एवं बहुत बड़ा विद्वान भी था। इसने कई संगीत ग्रंथों की भी रचना की है। संगीत राज इसकी जो कि एक प्रमुख ग्रंथ है, क्या है? संगीत राज बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका। इसका राणा कुंभा का, महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज नामक ग्रंथ है, इसी में नाट्य शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप देखेंगे कि मेवाड़ के जो प्रारंभिक चित्र हैं, उनमें रूपासनाचार्यम, अगर मेवाड़ शैली के अंतर्गत प्रारंभिक चित्र जो बने, उसमें प्रारंभिक चित्रों में आपका रूपासनाचार्यम रहा है। रूपासनाचार्यम महत्वपूर्ण नाम है। अगर मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों की बात कर ली जाए, जिसको आधार बनाकर प्रारंभिक चित्र बनाए गए, उसमें से सबसे पहले नाम आता है रूपासनाचार्यम का। हालांकि रूपासनाचार्यम के अलावा भी भागवत पुराण तथा भित्ति चित्रण का भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल रूपासनाचार्यम, भाई क्रम वाइज चलता रहा। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक दौर में रूपासनाचार्यम का हुआ, उसके बाद भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए। भागवत पुराण के बाद आप देखेंगे कुछ भित्ति चित्र भी बनाए गए। अच्छा, यह जो शैली है मेवाड़ शैली, यह अलंकारिक शैली है। मेवाड़ शैली कैसी है? अलंकारिक शैली है। कैसी शैली है? अलंकारिक शैली मानी जाती है। जो मेवाड़ शैली है वह कैसी शैली मानी जाती है? अलंकारिक शैली मानी जाती है। आप देखेंगे कि इस शैली में भगवान कृष्ण, इस शैली में मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ शैली में बहुत ही प्रमुख एक चित्र है कि भगवान कृष्ण जो है वह राधा की प्रतीक्षा करते हुए चित्रित किए गए हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि गीत गोविंद का भी चित्रण करने का काम किया गया है। राजस्थानी शैली का विकास, हमने बताया कि राजस्थानी शैली के अगर विकास की बात कर ले मेरे दोस्तों, तो राजस्थानी शैली का विकास यही मेवाड़ शैली से ही माना जाता है, जो कि 17वीं सदी में एकदम अपना
अपना परिपक्व परिपक्व रूप धारण कर लेती है कर लेती है। यानी कहने का मतलब है कि जो राजस्थानी शैली है उसकी भी उत्पत्ति इस मेवाड़ शैली से मानी जाती है और 17वीं सदी आते आते यह शैली अपने जो है पूरी तरह मेच्योर हो जाती है, परिपक्व रूप को धारण कर लेती है। आगे देखेंगे कि मेवाड़ शैली की अगर हम उत्पत्ति की बात कर ले तो मेवाड़ शैली के उत्पत्ति में हम देखेंगे कि 1650 से पहले, अगर मेवाड़ शैली के उत्पत्ति की बात करें तो 1650 से पहले की यह शैली है। 1650 से पहले की यह शैली लोक कला शैली से उत्पन्न मानी जाती है। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि एक राजा था जिसका नाम जगत सिंह था। क्या नाम था? राजा जगत सिंह। एक जगत सिंह नाम का राजा था। इसके महल में, इस जो राजा जगत सिंह है, इसके महल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विधिका पाई गई है। किस नाम से? चितेरों की एक सेकंड, चितेरों की ओवरी। कहां पर? इसके महल में। इसके महल में चितेरों की ओवरी पाई गई है, जो कि यही आधार और यही कारण से मान लिया गया कि यह 1650 से पहले की जो लोक कला थी उससे उत्पन्न या उसी का परिवर्तित रूप ही यह मेवाड़ शैली मानी जाती है। यही इसका कारण दिया जाता है। और आप देखेंगे कि इस मेवाड़ क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो दुर्ग होता है, किला टाइप किला आप कह सकते हो, बहुत ही काफी संख्या में बनवाने का काम किया गया। कुल कुल जो दुर्ग थे दुर्गों की कुल संख्या मेवाड़ में 85 बताई गई है। कुल कितने दुर्ग हैं? 85 दुर्ग हैं। जिसमें से केवल 32 दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने बनवाया। ध्यान रखिएगा, कुल 85 दुर्ग हैं मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। उन 85 दुर्गों में से 32 दुर्ग केवल ये महाराणा कुंभा ने बनवाने का काम किया है। किसने? महाराणा कुंभा ने बनवाने का काम किया है। महाराणा कुंभा, हमने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा संगीतज्ञ एवं बहुत बड़ा विद्वान था। इसने संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत राज, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुर प्रबंध आदि। कौन कौन सा लिख दिए भाई? संगीत राज, संगीत मीमांसा, अच्छा, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की, संगीत ग्रंथों की रचना की किसने? इस महाराणा कुंभा ने। बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। ये जो संगीत राज नाम का संगीत ग्रंथ इसने लिखा, इसमें नाट्य शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो महाराणा कुंभा, हमने ऐसे ही इसको इस टॉपिक का हीरो नहीं बता दिया। मेवाड़ शैली का इसे हीरो इसीलिए कहा जाता है। देख रहे हैं सारी बातें। 85 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाने का काम महाराणा कुंभा ने किया। तमाम प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, पुस्तक, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुर प्रबंध आज जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना किसने की? यही महाराणा कुंभा ने की। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम उदय प्रताप सिंह है। क्या नाम है? उदय प्रताप सिंह। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं।
उदय प्रताप सिंह के बारे में, राजा उदय प्रताप सिंह, राजा उदय प्रताप सिंह। राजा उदय प्रताप सिंह के समय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसने नवीनतम राजस्थानी उदयपुर की स्थापना की। अगर नवीनतम राजस्थानी उदयपुर की स्थापना की, किसने? यही राजा उदय प्रताप सिंह ने नवीनतम राजस्थानी उदयपुर की स्थापना की। आप देखेंगे कि इसके समय में या इसके काल में भागवत पुराण से संबंधित पारिजात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पारिजात अवतरण, क्या है? पारिजात अवतरण, अवतरण, ये भागवत भागवत पुराण से संबंधित, भागवत पुराण से संबंधित एक चित्र बनाया पारिजात अवतरण नाम का, जिसके चित्रकार हैं नाना राम, नाना राम। इसके काल के राजा उदय प्रताप सिंह के काल की सबसे महत्वपूर्ण लाइन मैं आपके सामने लिख दिया हूं। क्वेश्चन देखिएगा, सीधा यही क्वेश्चनवा बना देगा, क्वेश्चनवा सीधा यहीं से बना देगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं कि भागवत पुराण से संबंधित पारिजात वृक्ष की, पारिजात वृक्ष कह रहे भाई, पारिजात वृक्ष भी है एक, जिसको भगवान कृष्ण लाए थे। भगवान कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, और दो पत्नी और थी, जो मतलब मतलब कहते हैं 16,000 पटरानियां थी, लेकिन 3 प्रमुख थी। एक थी रुक्मणी और 2 और थी, नाम मुझे याद नहीं इस समय आ रहा है। तो उसी 2 में से जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक रानी हट कर लेती है कि आप जाइए स्वर्ग, वहां से पारिजात वृक्ष लेकर आइए। और उस पारिजात वृक्ष की एक खासियत है, वो केवल स्वर्ग में पाया जाता था उस समय। तो उसके जो फूल होते हैं, उसका श्रृंगार करने से, केश श्रृंगार करने से यौवन, औरत की खूबसूरती हमेशा के लिए एकदम उसी रूप में बनी रहती है। इसीलिए उसने जिद किया और भगवान कृष्ण जाते हैं स्वर्ग, पारिजात वृक्ष लेकर आते हैं। तो भागवत पुराण से संबंधित जो पारिजात अवतरण नाम का जो चित्र बना हुआ है नाना राम के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अगला नाम अगर ले लें राणा राज सिंह का, तो राणा राज सिंह के बारे में हम जान लेते हैं। किसके बारे में? राणा राज सिंह। यह भी एक बहुत अच्छा शासक था उस क्षेत्र का। राणा राज सिंह के काल में, अगर राणा राज सिंह के काल में जो चित्र बने, उन सभी चित्रों में अगर प्रधानता की बात की जाए तो नायिका भेद, नायिका भेद की प्रधानता रही है। किसकी प्रधानता रही है? नायिका भेद की प्रधानता रही है। राणा राज सिंह के समय में बने चित्रों में जो अगर प्रधानता की बात की जाए तो जो विषय प्रधान रहा है वह नायिका भेद रहा है, नायिका भेद की प्रधानता रही है। आप देखेंगे कि इसी के काल में रसिक प्रिया, यानी राणा राज सिंह के ही काल में रसिक प्रिया नामक जो ग्रंथ है, पुस्तक है, पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से चित्रित हुई। शब्दों पर गौर करिएगा, आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए रसिक प्रिया पर। राणा राज सिंह के समय में पूर्ण रूप से, पूरी तरह से रसिक प्रिया चित्रित हुई, यह भी बात बहुत ध्यान रखिएगा। तथा मतलब रसिक प्रिया पूरी तरह से चित्रित तो हुई। आप देखेंगे कि रागिनी गुमारू नामक चित्र भी, कौन सा चित्र? रागिनी, रागिनी गुमारू, रागिनी गुमारू नामक चित्र भी इसी के समय में बना। किसके समय में? राणा राज सिंह के समय में। आप देखेंगे कि इस जो राणा राज सिंह है, इसने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति बनवाई। बहुत मतलब 4-5
लाइन है इसके बारे में, राणा राज सिंह के बारे में, जहां से सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर यहाँ से आएगा तो, और नहीं आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन में नहीं बनाएगा, और बनाएगा नहीं बनाएगा कहाँ से। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ की मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा, नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई। किसने किसने करवाई भैया? यही जो राणा राज सिंह है, राणा राज सिंह ने ही नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति बनवाई। और नाथ द्वारा शैली का विकास कहीं ना कहीं आप देखेंगे यही इसी क्षेत्र का या इसी मंदिर के आसपास से माना जाता है। जो आगे इसकी उपशैली, हम मेवाड़ की उपशैली पढ़ेंगे, उसमें उपशैली में से एक नाथ द्वारा उपशैली है। तो नाथ द्वारा उपशैली इसी क्षेत्र में जो हम मेवाड़ शैली के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये क्या नाम है, राणा राज सिंह जो श्रीनाथ नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति स्थापित करवाता है, यही नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति जो बनी, मंदिर बना, इसी मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहीं पर जो है आगे चलकर एक उपशैली नाथ द्वारा उपशैली के नाम से जानी जाती है, यहीं पर वह विकसित होती है। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति बनवाने का काम राणा राज सिंह ने किया। इसी के काल में, राणा राज सिंह के ही काल में, समय में सूरदास के विविध मुद्राओं का भी चित्रण किया गया। सूरदास के अलग अलग मुद्रा में चित्रकारी की गई इसी राणा राज सिंह के समय में। इसके समय में दो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। एक तो है, पहली उपलब्धि है जो कि साहबदीन द्वारा चित्रित सूकर क्षेत्र महात्म्य है। सूकर क्षेत्र महात्म्य है भाई, क्या लिख दिया, चलिए, महात्म्य, सूकर क्षेत्र महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया, चित्रित किया गया? साहबदीन के द्वारा। किसके द्वारा? साहबदीन के द्वारा। और एक दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी और भी है, मतलब जो सूरदास हैं, सूरदास के विभिन्न मुद्राओं में चित्रण किया गया। सूरदास का विभिन्न मुद्राओं में चित्रण इसी राजा राणा राज सिंह के समय में किया गया, जो कि पहली उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि जो कि सूकर क्षेत्र महात्म्य का है, ये भी दूसरी सबसे बड़ी इसके काल की राणा राज सिंह के समय की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह जो सूकर क्षेत्र महात्म्य है, इसकी जो है, इसके रचयिता, इसके चित्रकार जो हैं, जिनका नाम साहबदीन बताया गया है। क्या? साहबदीन बताया गया है। अगर हम प्रमुख चित्रकारों की बात कर ली जाए तो निसारदीन, साहबदीन, मनोहर, कौन कौन से हैं प्रमुख चित्रकार इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत? निसारदीन है। कौन है? निसारदीन है, साहबदीन है, मनोहर है। कौन? प्रमुख चित्रकार। भैया ध्यान दीजिएगा, साहबदीन, निसारदीन, साहबदीन, मनोहर, ये प्रमुख चित्रकार मेवाड़ शैली के हैं। हमने देखा कि साहबदीन ने सूकर क्षेत्र महात्म्य का भी रचने का काम किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है राजा राज सिंह के समय की, राणा राज सिंह के समय की। और प्रमुख चित्रकारों में निसारदीन, साहबदीन, मनोहर रहे हैं। आप देखेंगे कि भागवत पुराण का चित्रण साहबदीन ने करने का काम किया है। भागवत पुराण का चित्रण साहबदीन ने, और रामायण का चित्रण मनोहर ने करने का काम किया है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों की बात कर ली जाए
प्रमुख चित्र, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों की बात कर ली जाए, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आरंभिक चित्र बना रूपासनाचार्यम का। किसका? रूपासनाचार्यम भी चित्रित किया गया, जो कि आप देखेंगे रसिक प्रिया पूरी तरह चित्रित होती है इस शैली में। रामायण, दशरथ घर बहुत महत्वपूर्ण है। दशरथ घर को लौटते हुए, दशरथ घर को लौटते हुए रूपासनाचार्यम, भागवत पुराण रूपासनाचार्यम, दशरथ को घर लौटते हुए, दशरथ घर को लौटते हुए। और एक हमने अभी पहले वर्णन किया था, जो कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए। ये महत्वपूर्ण और प्रमुख चित्र जो है मेवाड़ शैली का, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे दशरथ घर को लौटते हुए नामक चित्र, चाहे रूपासनाचार्यम से संबंधित चित्र, चाहे भगवान कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए जो चित्रित किए गए हैं, ये तीन प्रमुख चित्र मेवाड़ शैली की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसको मेरे दोस्त याद रखिएगा। और इस मेवाड़ शैली में जो प्रमुख चित्रकार हैं, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार में निसारदीन, साहबदीन और मनोहर हैं। साहबदीन ने भागवत पुराण की रचना की, और रचना नहीं की, चित्रित किया। रचयिता तो भाई उसके अलग कोई है। साहबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण किया, रामायण का चित्रण मनोहर ने किया, और निसारदीन। इन तीन चित्रकारों का नाम याद रखिएगा। और यह तीन चित्र है, इस तीन चित्र में जैसे रूपासनाचार्यम, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, और दशरथ घर को लौटते हुए, इसको भी याद रखिएगा। बस मेवाड़ शैली के बारे में इतना जानना था हमको। हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाली उपशैलियों की। इसके अंतर्गत आने वाली उपशैलियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाथ द्वारा उपशैली की। किस शैली की? नाथ द्वारा शैली। ये जो उपशैली है नाथ द्वारा, यह मेवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। कौन? यह नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली है। यह अभी हमने बताया जब कि राणा राज सिंह था, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करता है, मंदिर बनवाता है। उसी नाथ द्वारा में स्थापित श्रीनाथ की मूर्ति जो मंदिर है, उसी के आसपास के क्षेत्र में पनपी, पुष्पित एवं पल्लवित हुई शैली वही नाथ द्वारा शैली है, कोई अलग से नहीं है। इसके प्रमुख चित्रों में कृष्ण का श्रीनाथ के रूप में जो बनाया गया है, भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में चित्रित किया गया है। यह इस शैली का, नाथ द्वारा शैली का सबसे प्रमुख चित्र माना गया है। इस बात को, इस चित्र को याद रखिएगा। और इस शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, यह शैली की एक प्रमुख विशेषता पिछवई है। प्रमुख विशेषता, नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात कर ले, तो नाथ द्वारा शैली के प्रमुख विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता पिछवई की है। किसकी? पिछवई। ये पिछवई क्या होता है भाई? पिछवई आप देखते होंगे, जो मूर्ति के पीछे या तस्वीर के, चित्र के, फोटो के पीछे जो आभा मंडल टाइप होता है, यह आभा मंडल न बनाकर मूर्ति के पीछे, चित्र के पीछे पर्दा बना देते थे। वह पर्दा बहुत ही अलंकृत एवं सज्जा युक्त होता था, उसी को पिछवई कहा गया। और यही पिछवई इस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और यह इसकी एक निजी मौलिकता को भी सिद्ध करती है। किस शैली की? नाथ द्वारा उपशैली की, जो कि मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम
इसके अंतर्गत आने वाली 2 उपशैलियां प्रमुख रूप से और बच रही हैं। एक उदयपुर बच रहा है, आपका नाथद्वारा हो गया, एक उदयपुर बच रहा है और आपका देवगढ़ बच रहा है। हम शाहपुरा चित्तौड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन उदयपुर और देवगढ़ को हमको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है। तो बात मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अपना कमेंट जरूर करिएगा, हमके फीडबैक जरूर दिया हमारे भैया लोग, कैसा चल रहा है, क्या कमी है, क्या सही है। हम अगर कहीं कमी कर रहे हैं आप उसको बताइएगा, उसको सुधार करने का काम करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर तक हो जानी है, समय नहीं है। तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।